चलो आगे बढ़ू। तो क्वेश्चन ऑन एबीसी कॉस्टिंग, नॉट एबीसी कॉस्टिंग, एबीसी एनालिसिस। तो हम लोग देख रहे थे इन्वेंट्री कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन, जिसमें एबीसी एनालिसिस, एफएसएन, वीईडी, एचएमएल, ऐसे 4 क्लासिफिकेशन हमें पढ़ने हैं। एबीसी एनालिसिस मतलब क्या, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार पढ़ लेते हैं और खत्म करते हैं। दिस सिस्टम एक्सरसाइजेस डिस्क्रिमिनेटिंग कंट्रोल ओवर डिफरेंट आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। तो हम लोग इन्वेंट्री को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। बेस्ट इन्वेंट्री, जो लो वैल्यू की इन्वेंट्री है उसको सी कैटेगरी बोल रहे हैं। तो इन्वेंट्री को एक प्रकार से आप डिस्क्रिमिनेट करके उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो कौन से बेसिस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व। यूजुअली द आइटम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस, नेमली देयर वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्लेनिशमेंट ड्यूरिंग अ पीरियड। A category inventory means what? This category of inventory consists of only small percentage, that is about 10% of the total items handled by the stores. अब ये 10% कोई लॉ है क्या? नहीं, ये इस मेथड ने सजेस्ट किया हुआ परसेंटेज है। यू कैन टेक 13%, यू कैन टेक 15%, बट ये कौन सी, आउट ऑफ द टोटल आइटम्स हैंडल्ड। तो आपके इन्वेंट्री में अगर 100 आइटम्स है तो उसमें से सिर्फ 10 आइटम्स इस कैटेगरी में रहेंगे, बट दे विल कवर हैवी इन्वेस्टमेंट अबाउट 70% ऑफ द इन्वेंट्री वैल्यू। यानी ये जो 10-12 आइटम्स आप लोग पहले लेने वाले हो ए कैटेगरी में, वो कौन से होने चाहिए, हाई वैल्यू वाले होने चाहिए, जिनकी वैल्यू इन रुपीज ज्यादा होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ देयर हाई प्राइसेस और हैवी रिक्वायरमेंट हम इसको ए कैटेगरी इन्वेंट्री बोलते हैं, ठीक है। आइटम्स अंडर दिस कैटेगरी कैन बी कंट्रोल्ड इफेक्टिवली बाय यूजिंग रेगुलर सिस्टम विच एंश्योर्स नाइदर ओवरस्टॉकिंग नॉर शॉर्टेजेस ऑफ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। यानी जो अभी तक आपने पढ़ा लेवल ऑफ इन्वेंट्री वगैरह, ये इनके लिए कंपलसरी बनाओ। तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल में रहेगी तो आपकी ऑटोमेटिक मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल में रह जाएगी, ठीक है ना। बी कैटेगरी इन्वेंट्री, this category of items is relatively less important. They may be 20% of the total items of materials handled by the stores. The percentage of investment required is about 20% of the total value of investment. मतलब आइटम्स में भी ये 20% कवर करेंगे एंड वैल्यू में भी अगला 20% पोर्शन, 70% तो ए में गया, बचा हुआ 20% इस कैटेगरी में रहेगा, ठीक है। ये सजेस्टिव परसेंटेजेस दिए हैं, ये चेंज हुए तो भी चलता है, ओके फाइन। In the case of these items, as sum is involved is moderate, the same degree of control as applied in a category of items is not warranted. मतलब वहां पे जो सिस्टम आप इंप्लीमेंट कर रहे हो ए के लिए, जरूरी नहीं है कि बी के लिए भी वही सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने हैं। ये थोड़ी सी लेस वैल्यूड इन्वेंट्री होने के कारण इसको थोड़े से आप लोग उसका ध्यान अगर आप नहीं रखते हो तो भी चलेगा, या फिर लोअर लेवल को अपॉइंट करते हो इसका ध्यान रखने के लिए तो भी चलेगा, फाइन। एंड सी कैटेगरी मीन्स 10% इन द टोटल वैल्यू, वैल्यू वाइज बस 10% का पोर्शन कवर कर रहा है, बट क्वांटिटी वाइज या फिर नंबर ऑफ टोटल आइटम्स वाइज 70% का परसेंटेज कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग अगर कोई कंट्रोल सिस्टम रखते हो नहीं रखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर दिस कैटेगरी ऑफ आइटम्स देयर इज नो नीड ऑफ एक्सरसाइजिंग कांस्टेंट कंट्रोल। आप कंट्रोल रखना चाहते हो तो रखो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट इसको आप इग्नोर भी करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज ओवरऑल कितने परसेंट की वैल्यू कवर कर रहे हैं ये इन्वेंट्री आइटम्स, 10% के, ठीक है। तो अभी हमें क्वेश्चन आपके आईसीए के मॉड्यूल में दिया गया है जिसमें हमें डिसाइड करना है कि ये जो इन्वेंट्री का डेटा दिया है उसको हमें कैटेगराइज करना है, कौन से कैटेगरीज में, ए बी सी सिलेक्टिव कंट्रोल के हिसाब से, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन, शैल वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर
7. This is illustration 8 of your IC AI module. Shall we start with it? Good morning. Shall we start with it? From the following details, draw a plan of ABC selective control. यानी आपको इन्वेंट्री कैटेगराइज करनी है 3 कैटेगरीज में, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी. आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3. आइटम नंबर 1 7000 यूनिट्स है. अमाउंट कितनी है? 4450. तो यूनिट्स दिए हैं एंड अमाउंट भी दी है. ठीक है. आइटम नंबर 2 की यूनिट्स है 4000 एंड कॉस्ट है 19140. आइटम नंबर 3, अच्छा सॉरी यूनिट कॉस्ट है क्या, पॉइंट है, खाना ज़्यादा खाया लगता है. 4.450, आई थॉट इट इज़ अ कॉमा. 4.450 पर यूनिट है. यूनिट कॉस्ट मतलब एक यूनिट का कॉस्ट. तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 7000 इंटू 4.450. ओके, अरे बोलो ना. ऐसे सभी आइटम्स की डेटा यहाँ पे दी है. टोटल कुल मिला के 12 आइटम्स है जिसकी क्वांटिटी एंड यूनिट कॉस्ट दे दिया है आपको. चलो शैल वी सॉल्व दिस. हमें एबीसी कॉस्टिंग करना है, एबीसी एनालिसिस करना है इसका. चलो जी शुरू करते हैं. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 7. लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड रैंकिंग. पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूँ, बाद में लिख लेना. टोटल 12 आइटम्स हैं, 13 लाइंस का फॉर्मेट लगेगा हमें आफ्टर हेडिंग्स. ठीक है दोस्तों, चलो फटाफट टेबल बनाओ. प्लीज प्रिपेयर दिस टेबल. एक्सप्लेन करता हूं मैं, टेंशन मत लो.
हो गया? हाँ, शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं, आइटम नंबर 1 कितनी क्वांटिटी है? 7000 यूनिट्स है। ठीक है, पहले 2 लाइन में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, आगे कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। ठीक है ना? तो आइटम नंबर 1 कितने यूनिट्स है? 7000 यूनिट्स है। ओके। आइटम नंबर 2 हाउ मेनी यूनिट्स? यूनिट कॉस्ट भी डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जो डेटा दिया है वो पहले टेबल में पुटअप करते हैं। 4.450 करेक्ट है दोस्तों। एक काम करिए दोस्तों, क्वेश्चन में सब राउंड कर देते हैं। आपके आईसीए ने क्वेश्चन बदला है, ये पुराना वाला क्वेश्चन है। 5, 3, 10, अरे यार नंबर भी अलग है। एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस यू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क लेटर ऑन। इंस्टेड ऑफ दिस विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ आईसीए है। ओके, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये एज अ होमवर्क ट्राई कर लेना, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ बाद में। नंबर राउंड में है तो ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आईसीए का क्वेश्चन ओपन करता हूँ। चेंज द क्वेश्चन नंबर, वहां पे लिखना इलस्ट्रेशन 8 ऑफ आईसीआई मॉड्यूल। सेम क्वेश्चन है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी 12 आइटम्स हैं, बस नंबर अलग है। ये बाद में होमवर्क कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। डू यू गेट इट? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, यूनिट कॉस्ट जो है वो कॉपी करेंगे। कितना है? 5 रुपए। हैव यू चेंज द नेम ऑफ दिस क्वेश्चन? 7 नंबर के बदले क्या किया आपने यहाँ पे? इलस्ट्रेशन 8 ऑफ आईसीएआई मॉड्यूल। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो आइटम नंबर 1 7000, अरे यार ये बंद ही कर देता हूँ, चलो ये तो कंफ्यूज करेगा। आइटम नंबर 1 7000 यूनिट्स, 5 रुपए यूनिट कॉस्ट लिखा। आइटम नंबर 2 24,000, 3 रुपए। उसके बाद आइटम नंबर 3 1500, कितना है? 10 रुपीज। एक 2 मिनट ध्यान दो। ठीक है, 10 रुपीज यूनिट कॉस्ट है। 2 मिनट के लिए ध्यान दो, मैं ये 3 लाइंस कंप्लीट करके दिखाता हूँ, आगे के लाइंस आपको कंप्लीट करना है। इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। नाउ बच्चों, ये यूनिट्स जो है ना, इसकी टोटल लगभग आती है 2,19,000। ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13वीं लाइन पे आपका टोटल आएगा। कितना आएगा टोटल? 2,19,000। बाद में करके देख लेना। ठीक है, ये कॉलम क्या है? परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स। सुनो ना, ये कॉलम क्या है? परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स। मैं जानबूझ के सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए, नहीं तो हम मॉड्यूल से भी डिस्कस कर सकते हैं, बट दैट हैज नो यूज। आपको पता चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। यानी 7000 यूनिट्स है आउट ऑफ टोटल ऑफ 2,19,000। जरा परसेंटेज में बता दो, 7000 डिवाइडेड बाय 2,19,000 करना है, कितना आता है? 3.1963 इंटू 100 करो तो परसेंटेज में मिल जाएगा 3.1963। क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया? चलो 24,000 डिवाइडेड बाय कितना करना है? 24,000 डिवाइडेड बाय 2,19,000। ये पूरा टेबल करने के बाद ये कॉलम कंप्लीट करना है। डू यू गेट इट? ये पूरा टेबल करने के बाद ये कॉलम कंप्लीट करना है। तो ये कितना आता है? 10.9589। यहाँ पे लिखा है परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स। परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। अब यूनिट कॉस्ट इनटू यूनिट्स करोगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। इज इट राइट? कितना? 7000 इंटू 5 कितना आएगा? 35,000।
ऐसे सभी के कॉस्ट निकालते जाओगे आप लोग, और सभी कॉस्ट की क्या करोगे, लास्ट में टोटल लोगे, जो कि कितनी आती है, 3,55,770 आती है। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब जरा ध्यान दो, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, 35,000 डिवाइडेड बाय 355,770, जरा बताओ कितना परसेंट आता है, इंटू 100, 9.8378, ये परसेंटेज आएगी। डू यू गेट इट? हाँ, ये टेबल यहां तक कंप्लीट करो, रैंकिंग बाद में करते हैं, करोगे? मुझे फॉलो करने से अच्छा है कि ये रहा क्वेश्चन, ये रहे 12 आइटम्स क्वेश्चन के, टोटल टेबल कंप्लीट करो। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना है, कम ऑन।
चलो तो ये रहा आपका आंसर, राइट, जिसमें से आइटम नंबर 1 जो है वो परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स देखते हो तो कितना परसेंट है, 3.1963%, करेक्ट है क्या? और वैल्यू वाइज देखते हो तो उसकी परसेंटेज है सिर्फ 9.8378%। अभी आपका पहला स्टेप जो है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, मतलब आप लोगों ने क्वांटिटी वाइज भी परसेंटेज निकाल लिया है एज वेल एज अमाउंट वाइज भी परसेंटेज निकाल लिया है। आई होप आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। क्वांटिटी वाइज टोटल आइटम के कंपैरिजन में हमारा ये आइटम, पर्टिकुलर आइटम कितने परसेंटेज का है, एज वेल एज अमाउंट वाइज भी वो कितने परसेंटेज का है, ये हमने निकाल लिया है। अब हमें रैंकिंग करनी है। रैंकिंग क्वांटिटी वाइज करनी है या अमाउंट वाइज? एबीसी एनालिसिस में हम लोग अमाउंट वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट वाला आइटम है उसको रैंक 1 देना है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे टोटल कॉस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो दोस्तों, कौन सा सबसे ज्यादा नंबर है देखो, 11 नंबर के आइटम का। तो 11 नंबर के आइटम को रैंक 1 दे दो, यानी ये पहले लेना है अभी आपको, मतलब ये ए कैटेगरी में जाएगा। एंड ये वैल्यू वाइज देखते हो तो 22% की वैल्यू यही आइटम कवर कर रहा है, बट क्वांटिटी वाइज देखते हो तो सिर्फ 5% की क्वांटिटी कवर कर रहा है। तो ये ए कैटेगरी में जा सकता है, करेक्ट है क्या? तो एक नंबर दे दो बस उसको, नंबर 1। ओके दोस्तों, फिर ऑब्वियसली नंबर 2 कौन सा आएगा, 72,000, करेक्ट। आइटम नंबर 2 को नंबर 2 देना। नंबर 3 आइटम नंबर 5 के सामने लिखना, आइटम नंबर 5 के सामने लिखना नंबर 3। कैन यू कंप्लीट द रैंकिंग? चलो कंप्लीट इट। कंप्लीटेड, फाइन। तो दोस्तों रैंकिंग चेक करो। आइटम नंबर 1 को 4 नंबर का रैंक, ये डिस्कस करूं मैं, 4 2 7 8 3 6 9 11 12 10 1 5, फाइन। सो आवर टेबल इज रेडी नाउ। ओके, नाउ लिखेंगे बेसिस फॉर सिलेक्टिव कंट्रोल। बेसिस फॉर सिलेक्टिव कंट्रोल, ब्रैकेट में लिखना एज्यूम्ड, यानी ये छोड़ के कोई दूसरा बेस भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। ₹50,000 एंड अबाउ, ए कैटेगरी आइटम्स में भेजने हैं। ₹15,000 to 50,000 बी कैटेगरी आइटम्स में भेजने हैं। ये मैं डिसाइड कर रहा हूं, मैं एज ए मैनेजमेंट। आर यू ऑल गेटिंग दिस? कोई बोल सकता है कि सर 60,000 के ऊपर के आइटम ए कैटेगरी में भेज दो, तो 60,000 के ऊपर के भेज दो। ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है यहाँ पे। एंड बिलो 15,000, यानी आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा, सी कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, अगले लाइन पे लिखना है, ऑन दिस बेसिस a plan
ABC selective control is given below. A plan of ABC selective control is given below. एक टेबल बनाएंगे फिर से, रैंकिंग आइटम नंबर, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स, कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, एंड कैटेगरी. प्लीज ड्रॉ दिस टेबल. लगभग एक 16 लाइंस का टेबल चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड? ये एग्जाम में क्यों नहीं आ सकता है? क्यों नहीं आएगा मोस्टली ये एग्जाम में? बिकॉज यहाँ पे क्लासिफिकेशन अपने आप से डिसाइड किया जा रहा है. ये एक ही क्वेश्चन करो, आया तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. कोई एक आध एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह इसके ऊपर आता है तो दैट यू कैन मैनेज. बट सिलेबस का पार्ट है तो पढ़ाना पड़ेगा. शैल वी स्टार्ट? अब हमें सीरियली हमारे रैंक के हिसाब से प्रोडक्ट लेना है, लेकिन अप टू 50,000 कहाँ पे लेना है? सॉरी, मोर देन 50,000 वाले यूनिट्स कहाँ पे लेने हैं? ए कैटेगरी में लेना है. तो मोर देन 50,000 वाले जरा ढूंढो कौन से यूनिट आइटम नंबर है. एक मिनट, वो टेबल ओपन करता हूं मैं यहाँ पे आपके सामने. मोर देन 50,000 वाला ये है आइटम नंबर 11. फिर ये है 5 नंबर का आइटम, ये 2 नंबर का आइटम भी है उसमें, ये 3 ही है. यस. तो लिखेंगे रैंक 1 वाला आइटम. रैंक 1 आइटम नंबर 11. परसेंटेज ऑलरेडी निकाल चुके हो आप लोग, 5.2512. सही है क्या? कॉस्ट भी ऑलरेडी निकाल चुके हो, 81,650. एंड उसका भी परसेंटेज आप निकाल चुके हो, 22.9502. इज एवरीवन गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स? हाँ, इसको कैटेगरी ए बोलने वाला हूं, बाद में लिखता हूं कैटेगरी. फिर आइटम नंबर 2 आएगा, रैंकिंग नंबर 2. रैंकिंग नंबर 2 किसको दिया है देखो जरा. आइटम नंबर 2 को दिया है, राइट. आइटम नंबर में 2 नंबर का आइटम आएगा. क्वांटिटी का परसेंटेज 10.9589. कॉस्ट 72,000. एंड दोस्तों इसका टोटल परसेंटेज है 20.2378. ठीक है. फिर अगला आइटम नंबर 3 है, करेक्ट है क्या दोस्तों? अगला आइटम नंबर 3 है, सॉरी नॉट आइटम नंबर, रैंक नंबर 3, आइटम नंबर 5. आइटम नंबर 5 है ये, करेक्ट है क्या दोस्तों? हाँ, 17.3516. एंड कॉस्ट कितनी है उसकी? 57,000. एंड परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट कितना है? 16.0216. दोस्तों एक सिर्फ काम करना है आपको, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स की टोटल ले लो. सॉरी, प्लस 17.3516, 33.5617. यानी क्वांटिटी के टर्म्स में देखते हो तो 33.56 परसेंटेज की इन्वेंट्री है आपकी. यानी 100 यूनिट में से सिर्फ 33% यूनिट चाहिए.
टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स में से 33% यूनिट्स वैल्यू वाइज कितना कंप्लीट करता है? 22.9502 प्लस 20.2378 प्लस 16.0216, तो वैल्यू वाइज कवर करते हैं लगभग 59.2096, एंड दिस इज टू बी कैटेगराइज्ड एज ए कैटेगरी इन्वेंट्री। मतलब ए में ये 3 आइटम्स आएंगे जो क्वांटिटी वाइज 33% एरिया कवर कर रहा है एंड अमाउंट वाइज 59%, 60% लगभग। यानी सिर्फ इन 33% आइटम्स पे, यानी सिर्फ 3 आइटम्स पे अगर आप फोकस करोगे तो लगभग 60% इन्वेंट्री आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है। ऐसा ही बी कैटेगरी में कौन सा लेवल लाना है हमें? जो कॉस्ट 15,000 के ऊपर है और 50,000 के नीचे, वो बी में आएंगे, एंड जो बिलो 15,000 है वो सी में लिखना है। करोगे क्या कंप्लीट? इसी के आगे करो नंबर 4। तो 4, 5, 6, 7 रैंकिंग वाला आइटम आपका बी कैटेगरी में जाने वाला है, एंड 8, 9, 10 सी कैटेगरी में जाएगा। प्लीज कंप्लीट दिस।
चलो हो गया। तो ये रहा आपका बचा हुआ आंसर। 4, 5, 6, 7 बी कैटेगरी में जाएगा, जो कि 24% ऑफ टोटल क्वांटिटी है एंड 26% ऑफ टोटल अमाउंट है। एंड बचे हुए 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 आइटम्स कहाँ पे जाएंगे? सी कैटेगरी में जाएंगे, जो कि क्वांटिटी वाइज 42% के हैं एंड अमाउंट वाइज सिर्फ 13% के हैं। दिस इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट एज पर देयर ओन रिक्वायरमेंट। अगर आप एक आध आइटम मान लो यहाँ से ए कैटेगरी में लेके जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ठीक है। इसीलिए मोस्टली इसके ऊपर क्वेश्चन टेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि बच्चे अलग अलग आंसर निकालेंगे, एजम्पशंस अलग अलग आएंगे। तो टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी था। अगर आया तो यही क्वेश्चन आएगा, अब ऐसे ही कर लो एजम्पशंस एंड ऑल, ठीक है। यही मतलब अमाउंट अगर बदल के आता है, एक प्रैक्टिस के लिए हमारे क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन है वो कर दो, ठीक है। चलो जी, वहां पे कैसे क्लासिफिकेशन करना है? मोस्टली पहले इंपॉर्टेंट कुछ आइटम्स है जो वैल्यू वाइज ज्यादा है वो ए कैटेगरी में ले लिया करो, फिर एवरेज आइटम्स बी कैटेगरी में जाएंगे और जो सस्ते वाले आइटम्स है वो सी कैटेगरी में भेजेंगे। तो रैंकिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, ओके। चलो जी आगे बढ़ू क्या? तो एबीसी एनालिसिस सभी को समझ में आया? फाइन। नाउ लेट्स मूव अहेड। एफएसएन क्लासिफिकेशन, जैसे आप ए बी सी कैटेगराइजेशन करते हो वैसे आप उसी इन्वेंट्री को कौन से 3 कैटेगरीज में बांट सकते हो? फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग इन्वेंट्री। फास्ट मूविंग इन्वेंट्री मतलब कौन सी? जो प्रोडक्शन के लिए इमीडिएटली भेजी जाती है, मतलब जो कम से कम समय स्टोर्स डिपार्टमेंट में स्पेंड करती है, वो वाली इन्वेंट्री। कम से कम समय के लिए वो स्टोर्स डिपार्टमेंट में रहती है, मतलब उसकी डिमांड ज्यादा है। तो सर इसमें क्या करेंगे हम ऐसा क्लासिफिकेशन करके? तो दोस्तों इन्वेंट्री कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग फास्ट मूविंग इन्वेंट्री स्टोर कर सकते हो नियर टू द पॉइंट जहां से आप लोग इशू कर रहे हो मटेरियल। दिस कैटेगरी आइटम्स are placed nearer to the store issue point and the stock is reviewed frequently for making the fresh order। तो आपकी इसको इस केस में फास्ट मूविंग आइटम्स के लिए आपको रीऑर्डर लेवल पक्का फॉलो करना पड़ेगा, सेफ्टी स्टॉक है कि नहीं देखना पड़ेगा। यानी इन्वेंट्री कंट्रोल के जो मेथड्स इससे रिलेटेड है वो फास्ट मूविंग के लिए ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इसका निकाल के रखना पड़ेगा आपको। वेराज मान लो कोई एक आध आइटम बहुत स्लो मूविंग है, तो दिस कैटेगरी ऑफ आइटम्स आर स्टोर्ड लिटिल फार एंड स्टॉक इज रिव्यूड पीरियडिकली। इसके लिए आप इसको मतलब इस पर्टिकुलर स्लो मूविंग आइटम्स के लिए आप लोगों को सारे लेवल्स वगैरह कैलकुलेट करके रखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये इसका मूवमेंट बहुत ही स्लो है, सिर्फ रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करके रख दिया, बात खत्म। मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, डेंजर लेवल क्या है जानने की कोई जरूरत नहीं है। एंड नॉन मूविंग आइटम्स ये तो मूव होता ही नहीं है। दिस कैटेगरी ऑफ आइटम्स आर केप्ट फॉर डिस्पोजल। नॉन मूविंग आइटम्स हमें बेचने के लिए रखने हैं, क्योंकि वो नॉन मूविंग है पिछले 1 साल से। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ मूविंग कितना पकड़ना है? मोस्टली 12 महीने का पीरियड पकड़ा जाता है। तो 12 महीने तक अगर उसका प्रोडक्शन के लिए इशू नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? आपको उस चीज की अब जरूरत नहीं है, उसको बेच डालो। डू यू गेट इट? तो ये केप्ट रेडी फॉर डिस्पोजल किया जाता है। दिस कैटेगरी ऑफ आइटम्स इज रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट एंड अप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर लॉस में बी क्रिएटेड। जितना पैसा उसमें से आएगा, ऑफ कोर्स ओरिजिनल प्राइस जितना हमने दिया था खरीदने के लिए उतना तो वापस नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सस्ते में बेचना पड़ेगा। जितना आएगा उतना ले लो, बचा हुआ लॉस रिकॉर्ड कर दो और ये मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करते रहो। तो नॉन मूविंग आइटम्स हमें रिपोर्ट करने होते हैं। एज ए ऑडिटर जब आप फ्यूचर में ऑडिट करने जाओगे स्टॉक का, तब नॉन मूविंग आइटम्स आपको ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है ना, जो मैनेजमेंट को आप ही इन्फॉर्म करोगे एज ए ऑडिटर।
कि हाँ इसके ऊपर फोकस करो, ये इन्वेंट्री में नहीं होने चाहिए, पैसा अटका हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगली क्लासिफिकेशन है VED, वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। वाइटल आइटम्स मतलब कौन से, जो हमें प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइटल लगते हैं, मतलब विदाउट दीज आइटम्स प्रोडक्शन कैन बी इंटरप्टेड। Items are classified as vital when its unavailability can interrupt the production, cause a production loss. Items under this category are strictly controlled by setting reorder levels. इसके लिए सारे levels of inventory निकाल के रखो। Essential items are essential but not vital. The unavailability may cause substandardization of loss, substandardization and loss of efficiency. मान लो ये इसमें कौन से कैटेगरी वाले आइटम्स डालेंगे, जिसका होना जरूरी नहीं है, वो छोड़ के भी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड हो जाएगी उस केस में, उनको हम इसेंशियल्स बोलते हैं, मतलब लगेगा बट वाइटल जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, आइटम्स अंडर दिस कैटेगरी आर रिव्यूड पीरियोडिकली एंड गेट्स द सेकेंड प्रायोरिटी। एंड डिजायरेबल आइटम्स मतलब कौन से, आइटम्स अंडर दिस कैटेगरी आर ऑप्शनल इन नेचर, unavailability does not cause any production or efficiency loss. Unavailability does not cause any production or efficiency loss. तो ये नहीं है तो भी चलेगा। जैसे कि मान लो आप आइसक्रीम खाते हो, तो आइसक्रीम के ऊपर एक हाथ चेरी लगा दिया, अगर मान लो चेरी का स्टॉक खत्म हो गया तो डज इट मैटर, तो इट इज अ डिजायरेबल आइटम। समझ में आ रहा है क्या, ऐसे बहुत सारे आइटम्स का एग्जांपल दे सकते हैं जो नहीं होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, फाइन। तो डिजायरेबल आइटम्स को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है तो है, नहीं तो नहीं है, फाइन। HML मतलब क्या, हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट इन्वेंट्री। ये ABC की तरह ही है। ए कैटेगरी क्या था आपका, हाई कॉस्ट आइटम ही था। अंडर दिस सिस्टम इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आइटम, unlike ABC analysis where inventories are classified on the basis of overall value of inventory. A range of cost is used to classify the inventory items in three categories. High cost inventories are given more priorities for control. Medium cost and low cost items are comparatively given lesser priority. So this is inventory control by classification of inventory into different categories on different basis. I hope you got this point. एक ही क्लासिफिकेशन के बेसिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज ABC एनालिसिस, बाकी तो थियोरेटिकल ही है सबके सब। ठीक है, राइट डाउन ऑन द नेक्स्ट लाइन, इन्वेंट्री कंट्रोल यूजिंग रेशियो एनालिसिस। इन्वेंट्री कंट्रोल यूजिंग रेशियो एनालिसिस। Inventory control using ratio analysis. लिखा, वहां पे लिखना रेफर पेज नंबर 37.13। तो रेशियो का उपयोग करके भी हम इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। रेशियोज का उपयोग करके हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। पहला रेशियो है इनपुट आउटपुट रेशियो, जो कि कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है, 100:90। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इनपुट 100 है तो आउटपुट कितना आएगा 90 kg, मान लो kg है ये, 100 kg/90 kg, इनपुट आउटपुट रेशियो। 100:100 का क्या मतलब हुआ, जितना इनपुट डालोगे उतने ही नंबर ऑफ यूनिट्स आउटपुट में आएंगे। तो यहां पे 10 यूनिट कहां पे गए, प्रोसेसिंग लॉस, नॉर्मल लॉस।
तो इनपुट के कंपैरिजन में नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद आउटपुट कितना आता है, दैट इज योर इनपुट आउटपुट रेशियो। तो सर अभी इनपुट आउटपुट रेशियो का उपयोग करके हम लोग मटेरियल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो मान लो आपका इनपुट आउटपुट रेशियो 100:90 है। आपने इस पूरे कार्यकाल में एक अकाउंटिंग ईयर में 90,000 केजी का प्रोडक्शन किया है। कितना केजी प्रोडक्शन किया? 90,000 केजी का प्रोडक्शन किया। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मटेरियल कंजम्पशन? अगर 90,000 केजी का आपका रियल आउटपुट है तो आपको रॉ मटेरियल कितना लगना चाहिए था हमारे स्टैंडर्ड रेशियो के अनुसार? 1 लाख केजी लगना चाहिए था। बट रियलिटी में मान लो 1,40,000 केजी कंज्यूम हुआ है, तो क्या सीन है? 40,000 केजी इज कंज्यूम्ड एक्स्ट्रा। वाई सो? क्यों हुआ एक्स्ट्रा कंजम्पशन? पूछेंगे एम्प्लॉइज को। या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वर्कर्स चुरा के गुड्स घर लेके जा रहे हैं और कंजम्पशन दिखा रहे हैं। तो यहां से आगे हम सीरियसली देखेंगे कि नहीं। तो इनपुट आउटपुट रेशियो आपको बताएगा कि कितना इनपुट लगना चाहिए था आपके एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। तो दिस रेशियो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड वर्सेस कितना लगा है मटेरियल। तो मान लो यह 1 लाख में ये प्रोडक्शन होना चाहिए था, और अगर आपने 1,20,000 केजी कंज्यूम किया है तो 20,000 केजी का हिसाब मांगेंगे हम लोग। फिर डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद पता चला कि 20,000 केजी प्रोडक्शन के लिए कभी आया ही नहीं है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। स्टोर्स वाले ने दिखा दिया कि 20,000 केजी प्रोडक्शन को इशू किया है, तो अकाउंटिंग वाले भी उसको रिकॉर्ड करेंगे। बट डिटेल जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसकी कोई एंट्री नहीं है। तो डाल कहाँ पे काली है? स्टोर्स डिपार्टमेंट में। स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला क्या करता है? 20,000 केजी घर लेके जाके या फिर मार्केट में जाके बेचता है, चोरी करके लेके जाता है, और यहां पे स्टोर रिकॉर्ड पे इशू करके दिखाता है। इसके कारण आपका कंजम्पशन ज्यादा दिख रहा है। आर यू गेटिंग इट? तो ऐसे कुछ हिंट्स आपको ये रेशियोज दे सकते हैं जहां पे कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ठीक है ना? सो इन्वेंट्री कंट्रोल कैन ऑल्सो बी एक्सरसाइज्ड बाय यूज ऑफ इनपुट आउटपुट रेशियो एनालिसिस। इनपुट आउटपुट रेशियो is the ratio of the quantity of input of material to the production, the standard material content of actual output. This type of ratio analysis enables the comparison of actual consumption with standard consumption. तो 1 लाख यूनिट्स कंज्यूम करने हैं, 1 लाख केजी कंज्यूम करने हैं। ये कौन सा कंजम्पशन था हमारा? स्टैंडर्ड। यानी सिंपल है, हमारा लॉजिक क्या है? 100 केजी कंज्यूम करता हो तो 90 केजी का प्रोडक्शन होगा। हमने अगर 90,000 केजी प्रोड्यूस किया है तो जाहिर सी बात है 1 लाख केजी स्टैंडर्ड मटेरियल लगना चाहिए था, एंड एक्चुअल कितना लगा? 1,40,000। तो दोस्तों 40,000 इज अ वेरिएंस, एंड दिस वेरिएंस कैन बी फेवरेबल और एडवर्स। तो दोस्तों आप ही बता दो वेरिएंस कौन सा है, फेवरेबल या एडवर्स? एडवर्स वेरिएंस है। समझ में आ रहा है? फाइन, बस इतना ही है। तो इनपुट आउटपुट रेशियो पे भी एग्जांपल्स हैं, देखेंगे हम लोग। एंड दूसरा रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या रेशियो का नाम क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हाउ डू यू कैलकुलेट दिस रेशियो? इट्स वेरी वेरी सिंपल, यूज दिस फॉर्मूला। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू cost of material consumed during the period divided by average stock during the period. How do you calculate average stock? Opening stock plus closing stock divided by 2. How do you calculate cost of material consumed? Material consumed कैसे निकालते हो? Opening stock plus purchases less closing stock. क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया? तो सर क्या बताता ये रेशियो, ये समझना यहां पे जरूरी है। मतलब ये रेशियो का मीनिंग क्या है? तो मान लो दोस्तों मेरा मटेरियल कंजम्पशन 10 लाख है एंड एवरेज इन्वेंट्री 2 लाख है, तो ये रेशियो कितना आएगा? 5 टाइम्स। ऑलवेज एक्सप्रेस दिस रेशियो इन
टाइम्स। तो दोस्तों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब क्या? ये रेशियो आपको बता रहा है कि आप ऑन एन एवरेज आपके इन्वेंट्री में कितनी इन्वेंट्री रखते हो, क्लोजिंग स्टॉक में कितने रुपए के गुड्स रखते हो। 2 लाख रुपए के गुड्स हमेशा होते हैं अपने पास। एवरेज इन्वेंट्री मतलब क्या? 2 लाख रुपए के गुड्स हमारे पास हमेशा होते हैं और हमारा कंजम्पशन उसके कंपैरिजन में 10 लाख है। इसका मतलब 5 टाइम्स हायर कंजम्पशन है हमारा। जितनी इन्वेंट्री हम यहां पे रखते हैं उसको 5 बार कंज्यूम किया जाता है, या फिर ऐसा बोलो कि वो इन्वेंट्री 5 बार रिप्लेस होती है। आर यू गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स? यानी पहले 2 लाख के गुड्स आएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, फिर अगले 2 लाख के गुड्स आएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, फिर अगले 2 लाख के गुड्स आएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, फिर अगले 2 लाख के गुड्स आएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। हो गए 10 लाख या 8 लाख हुए? 8 लाख हुए। अगले 2 लाख आएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? यानी ये रेशियो आपके इन्वेंट्री का मूवमेंट बताता है। 5 टाइम्स वाली एक इन्वेंट्री है एंड मान लो दूसरा एक इन्वेंट्री है जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ रहा है 10 टाइम्स। तो विच वन इज बेटर? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट अबाउट दिस? कौन सा रेशियो आपको पसंद आएगा? जो 10 टाइम्स है वो ज्यादा पसंद आएगा या 5 टाइम्स वाला रेशियो पसंद आएगा? जितना कंजम्पशन कब ज्यादा करोगे? प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो प्रोडक्शन कब ज्यादा होगा? सेल ज्यादा हो रहा है तो। मतलब आपके प्रोडक्ट को अगर डिमांड है तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हायर आता जाएगा, क्योंकि आप जितना डिमांड सेटिस्फाई करने जाओगे उतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करोगे तो मटेरियल ज्यादा लगेगा। तो आपका जितना ज्यादा कंजम्पशन है, जो कि न्यूमरेटर है, आपके एवरेज इन्वेंट्री उतनी ही कम रखोगे तो चलेगा ना। मतलब आपके एवरेज इन्वेंट्री के कंपैरिजन में आप लोगों को देखना है कि कंजम्पशन कितना है। ये जितना ज्यादा रेशियो है उतना आपके लिए बेहतर है। मतलब आपकी इन्वेंट्री रिप्लेस हो रही है बार बार, एंड बार बार रिप्लेस हो रही है, इसका अर्थ क्या हुआ? आपकी इन्वेंट्री में पैसे कम अटके हैं। अगर मान लो यही सेम एग्जांपल, मेरा कंजम्पशन 10 लाख का है पूरे साल का और मैं ऑन एन एवरेज 10 लाख की इन्वेंट्री होल्ड करके बैठता हूं, तो मैं 10 लाख की इन्वेंट्री खरीदूंगा और वो खत्म कब होगी? पूरे साल में। तो 1 टाइम रेशियो बेटर है या 5 टाइम्स रेशियो बेटर है? 5 टाइम्स इज बेटर देन 1 टाइम। एंड अगर 10 टाइम्स हुआ तो अच्छा है ना, 10 बार खरीद रहे हो साल में। 15 टाइम्स हुआ तो और अच्छा है, 15 बार खरीद रहे हो। 20 टाइम्स हुआ तो और अच्छा है। मतलब जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज हायर होते हैं वो बेटर होता है। हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मींस योर इन्वेंट्री इज फास्ट मूविंग, एंड लोअर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मींस योर इन्वेंट्री इज स्लो मूविंग। व्हाट इज योर जॉब इन एग्जामिनेशन? कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दैट्स इट। ये आगे की चर्चा तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, रेशियो समझ में भी तो आना चाहिए ना। तो हाउ डू यू कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, या फिर एवरेज स्टॉक। कंजम्पशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यही सेम रेशियो आप एफएम के बैच में भी पढ़ोगे, लेकिन फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यानी वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बताएगा? आपकी जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है उसके कंपैरिजन में कितने कॉस्ट के गुड्स आप बेचते हो। तो अगर वो रेशियो 5 टाइम्स आया तो आपकी इन्वेंट्री 5 बार बेचते हो, ऐसा अर्थ हुआ उसका। मतलब जो इन्वेंट्री में गुड्स रहता है वो 5 बार बेचे जाते हैं पूरे साल में। यानी एक बार बेचते हो फिर इन्वेंट्री वापस आ जाती है। तो ये साइकिल जितना बड़ा उतना अच्छा है ना। लेकिन वो जो एफएम में पढ़ोगे वो फिनिश गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ पे कॉस्टिंग में जो पढ़ रहे हो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वो कौन से इन्वेंट्री का है? रॉ मटेरियल के इन्वेंट्री का है। क्या सभी दोस्तों को ये समझ में आया? क्या आप एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए तैयार हो? वेरी गुड। चलो एक आध एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एक और एक चीज है, एवरेज नंबर ऑफ डेज और मंथ्स ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग। यानी आपने आपकी इन्वेंट्री कितने दिनों के लिए होल्ड करके रखी है।
दिस इज वेरी सिंपल, 360 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करना है, बट दिस आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फॉर्मूला क्या है, 360 डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, बट ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। या फिर महीनों में पीरियड दिया है तो 12 महीने डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो ये एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स इन्वेंट्री होल्डिंग आएगा। मतलब आपकी जो एवरेज इन्वेंट्री होती है वो कितने दिनों की रिक्वायरमेंट कैटर करती है, आपकी जो एवरेज इन्वेंट्री होती है वो कितने दिनों की डिमांड कैटर करती है, वो यहाँ पे बताया जाएगा। ओके, बट ये पार्ट हम लोग बाद में देखते हैं, इसी क्वेश्चन में देखेंगे। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 लिखो और सॉल्व करो। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, लिखो ना, ये सिंपल है बच्चों। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। रुको, अपने पास मटेरियल कंज्यूम भी नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री भी नहीं है, तो पहले वो निकालना पड़ेगा। हैव यू रिटन द फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? ना, अगले लाइन पे लिखना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है उसका, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। चलो मटेरियल कंज्यूम निकालो, मटेरियल कंज्यूम निकालो दोस्तों। कितना है, नाइन लैक्स प्लस 1,70,00,000 माइनस 11 lakhs, 1,68,00,000। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, एवरेज स्टॉक। हाउ डू यू कैलकुलेट एवरेज स्टॉक, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज स्टॉक 10 लाख का आएगा। करेक्ट है क्या दोस्तों? हाँ, अगले लाइन पे लिखना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, डायरेक्टली पुट अप दिस नंबर्स, 1,68,00,000 डिवाइडेड बाय 10 lakhs, तो ये आता है 16.80, 16.80। ठीक है दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखो, द नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। आपकी एवरेज इन्वेंट्री है कितने, अमाउंट में बता दो। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है,
कुछ खाया है कि नहीं खाया? कितनी है? 10 लाख। तो 10 लाख की इन्वेंट्री कितने दिनों के लिए होल्ड करके बैठे हो? यानी 10 लाख की इन्वेंट्री आपके पास कितने दिनों के लिए रहेगी? तो देखना पड़ेगा ना कि हर दिन कितना कंजम्पशन करता हूं। हर दिन कितना कंजम्पशन करते हो? पूरे साल का कंजम्पशन कितना है? पूरे साल का कंजम्पशन कितना है? 1,68,00,000। और पूरे साल में दिन कितने होते हैं? हाँ, तो 1,68,00,000 को 365 से डिवाइड करो ना। एक दिन का कंजम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, तो बोलो फटाफट कितना आया? 1,60,00,000 डिवाइडेड बाय 365, तो 46,027 यूनिट्स का कंजम्पशन आप प्रतिदिन करते हो। और आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? 10 लाख। तो बेटा 10 लाख की इन्वेंट्री, उसमें से मैं हर दिन 46,027 कंज्यूम करता जाऊंगा। तो 10 लाख की इन्वेंट्री कितने दिनों के लिए जाएगी? कितने दिनों के लिए जाएगी? 21.72 डेज के लिए जाएगी। आर यू ऑल गेटिंग दिस? यानी द नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड इज 21.72 डेज। तो इतना लंबा कैलकुलेशन करने से अच्छा है सिंपली डिवाइड 365 बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कितना आता है? 16.80। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किससे डिवाइड करूंगा मैं? 365 को डिवाइड करूंगा 16.80 से। अब इसका भी कारण देता हूं मैं कि हाउ इट इज वर्किंग, हाउ दिस रेशियो इज, फॉर्मूला इज वर्किंग। अरे सिंपल है रे बच्चों। क्या फॉर्मूला बोला आपने? 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? हाउ डू यू कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? 365 डिवाइडेड बाय मटेरियल कंज्यूम्ड बराबर है क्या? डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। करेक्ट है कि नहीं? विच इज इक्वल टू 365 इंटू एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय, अरे गुस्सा नहीं करना, डिवाइडेड बाय मटेरियल कंज्यूम्ड। समझ में आया? अब एवरेज इन्वेंट्री आपकी कितनी है? एक मिनट सॉरी, ऐसा नहीं जाना पड़ेगा हमें। हमने क्या किया वो बताता हूं मैं। फॉरगेट अबाउट दिस। हमने क्या किया? हमने डेली कंजम्पशन निकाला। कैसे निकालते हैं डेली कंजम्पशन? मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय 365 किया। बराबर है? ये कितना आया हमारा डेली कंजम्पशन? 46,027 आया। और बाद में हमने क्या किया? एवरेज इन्वेंट्री हमारी 10 लाख की है और हर दिन मैं 46,027 कंज्यूम करूंगा। बराबर है ना? एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय ये क्या है? डेली कंजम्पशन। करेक्ट है क्या? विच विल गिव मी द पीरियड ऑफ होल्डिंग 21.02 समथिंग आ रहा था, या फिर 22 करता हूं, 22 डेज तक मेरी इन्वेंट्री जाएगी। ऐसा हमने कंक्लूजन निकाला। यानी 10 लाख का स्टॉक है तो वो कितने दिनों के लिए जाएगा ये निकाला। आर यू गेटिंग इट? मतलब इनडायरेक्टली मैंने क्या किया? एवरेज इन्वेंट्री को मैंने इससे डिवाइड किया। बोलो ना। एवरेज इन्वेंट्री को मैंने डिवाइड किया मटेरियल कंज्यूम्ड बाय 365 से डिवाइड किया। अब ये 365 ऊपर जाएगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा? और एवरेज इन्वेंट्री को नीचे लाओ। 365 इज इक्वल टू, सॉरी, डिवाइडेड बाय मटेरियल
कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, और इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मतलब आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो, वही चीज कर रहे हो, बस वो बहुत ही डिटेल में जा रहा है, ये सिर्फ ट्रिक वाइज ध्यान में रखेंगे। मतलब हमने फॉर्मूला बना लिया कि 365 को अगर आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करते हो तो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्री मिलता है आपको, यानी आपकी इन्वेंट्री कितने दिनों तक जाएगी उसका आंसर मिलता है आपको। डू गेट इट माय फ्रेंड्स? चलो, तो ये लिखे आपके सॉल्यूशन सेट में, लिखा आपने सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा 16.80। नाउ राइट डाउन रोमन 2, द नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, the number of days for which average inventory is held is equal to क्या फॉर्मूला लिखोगे, 365 days divided by इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमें यही लिखना है, लॉजिक मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूं। 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सो 365 डिवाइडेड बाय 16.80, which is equal to 22 days, okay, which is equal to 22 days. It means, अगले लाइन पे लिख के रखना, it means inventory is used, average inventory लिखना, इन्वेंट्री के बदले एवरेज इन्वेंट्री can be used for 22 days because average consumption is 46, average consumption per day is 46,027 per day ना, average consumption per day is 46,027 and average inventory is 10 lakhs, average inventory is rupees 10 lakhs. So next line पे लिखना, so average inventory can cater 22 days requirement, 22 days requirement। समझ में आया दोस्तों? चलो, टाइम अप, मिलते हैं कल के लेक्चर में। आई थिंक टुमारोज लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ऑलमोस्ट एवरी मेथड इज फिनिश्ड, बस लास्ट वाली मेथड बाकी है डिस्कस करना, कौन सा, फिजिकल कंट्रोल ओवर मटेरियल मेथड। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल हमने टोटल अभी कितने तरीके से सीखा, बाय सेटिंग अप लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री वाज द वन मेथड, बाय क्लासिफाइंग द इन्वेंट्री अंडर डिफरेंट बेसिस, तीसरा कंट्रोल बाय रेशियो एनालिसिस, एंड चौथा अभी फिजिकल कंट्रोल सिस्टम सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ एक 2-3 छोटे छोटे कंसेप्ट हैं और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और बचे हुए क्वेश्चंस भी कल के लेक्चर में खत्म करेंगे। सो टुमारो विल बी द लास्ट डे ऑफ मटेरियल चैप्टर एंड फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट विथ लेबर या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।